Welcome friends, my group members, my all colleagues, my relatives, kids out there, everyone. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का इस्तेमाल मैथ्स के अंदर. कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. तो कांस्टेंट रेफर करता है एक टर्म जो है ऐसी चीज़ जो मुस्तकिल हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, जिसको हम कोई नंबर दे सकें. और वेरिएबल्स जो है वो वेरी करते रहते, तो इसीलिए उसके लिए हमें नंबर ज़रूर काफ़ी नहीं होते, हम उसके लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ABCD. तो बेसिकली तो ये स्टार्ट ऑफ अलजेब्रा है, जो कि एक इस्लामिक साइंटिस्ट हैं अल-ख्वारिज़मी. उन्होंने आज से 1300 ईयर्स अगो उन्होंने ईजाद किया था, 14 ईयर्स अगो बल्कि अंदाज़न. और पर्शियन वो शख्स थे और उन्होंने पर्शियन ज़बान के लफ्ज़ यानी फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ यूज़ किए थे, सिंबल्स यूज़ किए थे नंबर्स के साथ. लेकिन यहाँ पहला सवाल हमारा ये खड़ा होता है कि भाई क्या कांस्टेंट्स काफ़ी नहीं है मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए? और मैथ्स जब नाम ही कैलकुलेशन का है तो कैलकुलेशन तो कांस्टेंट से हो जाती है, तो हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत क्या पड़ती है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स का क्या काम है मैथ्स के अंदर? तो यहाँ वो चीज़ है जो बेसिक हमें जब भी अलजेब्रा पढ़ानी चाहिए बच्चों को, ये चीज़ उनको बतानी चाहिए कि कांस्टेंट का इस्तेमाल क्या होता है, वेरिएबल का इस्तेमाल क्या होता है और हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, अलजेब्रा की ज़रूरत क्या है. तो आज बुनियादी लेक्चर हमारा इसी चीज़ के ऊपर है कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं. अब पहले मैं एग्जांपल दूंगा और वहाँ से शुरू करेंगे. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे जी 7. ठीक है. लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि रोज़ाना सुबह जब आप उठते हैं तो 8 बजे के टाइम टेम्परेचर क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई ये तो रोज़ाना का अलग अलग होगी, एक दिन का कोई टेम्परेचर थोड़ी होगा. किसी दिन सुबह सर्दी होती है, किसी दिन गर्मी होती है, किसी दिन कम गर्मी होती है, किसी दिन ज़्यादा सर्दी होती है, तो टेम्परेचर वेरी करता है. तो जो चीज़ें जिनके लिए हमें नंबर वेरी नहीं करता, वहाँ उसके लिए हमारे लिए कॉन्स्टेंट्स काफ़ी हैं. फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 8 दिन तो हो नहीं सकते, न कभी 6 दिन हो सकते हैं, हमेशा 7 दिन ही हो गए. तो इसके लिए हम हमेशा कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करेंगे. और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक महीने के मुझे टेम्परेचर्स बताओ 31 दिन के, तो आपने ABCD करके उनको कोई नाम दे दिया, या अलिफ बे भी दे सकते हैं कि जी आज के दिन का A है, कल के दिन का B है, ट्यूसडे का जो है सर C है, थर्सडे का D है. इस तरह आप उनको नाम दे के एक वीक के एक महीने के टेम्परेचर्स बता सकते हो. तो एक तो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि जब किसी चीज़ की वैल्यू मैथ्स में वेरी कर रही होती है और उसे हमें रोज़ कैलकुलेट करना होता है, तो हमें वहाँ पे कोई ना कोई उसे एक कवर, एक बॉक्स देना होता है जिसके अंदर हम उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि कोई एक वैल्यू नहीं रख रही चीज़. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट्स का मैथ्स के अंदर, कि मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स क्यों यूज़ होते हैं और उन्हें हम मतलब किस लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में बच्चों को देना ज़रूरी है. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल किस तरह की दूँ. चल ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ. कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. चले मैं कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर हूँ. ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चीज़ें बनाता है. अब अगर मुझे कोई 3 घर बनाने हैं, तो पहला घर लेट सपोज 100 गज़ का है, दूसरा घर जो है 250 गज़ का है, और तीसरा घर जो मुझे बनाना है वो 500 गज़ का है. अब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि 100 गज़ के अंदर मटेरियल मुझे सीमेंट, सरिया, बजरी जो भी मुझे चाहिए वो कम चाहिए होगा, 250 गज़ में मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, और 500 गज़ में मुझे उससे ज़्यादा चाहिए होगा. तो अब हर मरतबा कैलकुलेट करने से बेहतर है कि अगर मैथ्स कोई फार्मूला मुझे दे दे जिससे मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं, कि जैसे फॉर सरिये के लिए मैंने A रिकॉर्ड कर लिया और बजरी के लिए मैंने B रिकॉर्ड कर लिया, और मुझे पता है जी इनके मैं जो भी वैल्यूज़ डाल के उनको मैं इनकी कीमत से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा. तो वो एक बेहतरीन, वो एक तरीका समझाने का कि क्यों वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं. जाहिर सी बात है, जितना सीमेंट बजरी यहाँ चाहिए होगा उससे ज़्यादा मुझे यहाँ चाहिए होगा, तो वैल्यू वेरी कर गई. इसी तरह जितना सीमेंट बजरी मुझे यहाँ चाहिए होगा उससे ज़्यादा मुझे 500 गज़ में चाहिए होगा, तो वैल्यू अगेन वेरी कर गई. तो एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये किस तरह वेरिएबल्स को यूज़ करें. अगर वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं करेंगे तो हर मरतबा हमें नई सिरे से कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और कैलकुलेशंस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि उसके लिए फिर हम थक हार के बैठ जाएंगे. फिर उसके अलावा मैंने एक और छोटी सी चीज़ आपसे कही थी कि वो आपको पास लेके आऊँगा, वो है A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला, जो हमें पता है जी A²
इज इक्वल्स टू 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। ज़्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये हमने पढ़ दिया, पेपर दे दिया, हम इसको कहाँ यूज़ करें। मैं कहा बेटा अगर कॉन्सेप्ट समझा होता तो जब तुम्हारा घर बन रहा था, जब तुम टाइलें लगा रहे थे, अभी जो एग्जाम्पल दूंगा उस एग्जाम्पल में जो भी चीज़ फिट होती है, जब वो काम हो रहा था तो आप इसको यूज़ कर सकते थे, आप किसी और से हेल्प ना लेते। लेकिन पहले आपने उसको याद किया क्योंकि हमारे यहाँ याद कराया जाता है, और पेपर निकाल दिया, तो यूटिलिटी उसकी आज भी नहीं पता। तो ये इस चैनल का एक मकसद एक ये भी है कि जी हम चीज़ों की यूटिलिटी, उनकी अफादियत भी बताएं, कहाँ क्यों ज़रूरी है, कहाँ इस्तेमाल होती हैं, बजाय सिर्फ इसके कि ये क्या चीज़ है और कैसे सॉल्व करते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। स्क्वायर मैथ्स में एक फिगर होती है इस तरह की, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 8 फुट है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब ध्यान में रखिए कि कोई भी स्क्वायर है आपके पास जिसकी कोई भी लेंथ है। तो अब अगर लेट सपोज मैंने एक पहली एग्जांपल दी कि मैं इसका एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन मसला ये है कि ये इसका एरिया 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक हिस्सा छोटा है और एक हिस्सा बड़ा है। अब अगर ये बीच में बिल्कुल आधा भी होता तो इसमें मुझे वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब एक स्क्वायर के अंदर 2 अलग अलग एरियाज़ हों, एक छोटा और एक बड़ा, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए होंगे, क्योंकि ये एरिया अलग मालूम होगा, ये एरिया अलग मालूम होगा, फिर आपस में उनको प्लस करेंगे तो हमें पूरा एरिया मालूम होगा। इसी से टाइल बन सकती है, इसी से किसी चकोर चीज़ की कोई भी बेस बन सकती है जो मुख्तलिफ कलर्स में हो, जो मुख्तलिफ डिज़ाइंस में हो। कितनी चीज़ें हमारे पास ऐसे डिज़ाइन हुई हुई हैं, तो इस फॉर्मूले के बगैर हम डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। अच्छा, स्क्वायर जब इस साइड से ऐसे है तो इस साइड से भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इस साइड से भी ऐसे ही होगा और इस साइड से भी ऐसे ही होगा, तो वो चारों तरफ होता है। अब स्क्वायर के अंदर आप गौर करें तो एक छोटा स्क्वायर ये है, एक छोटा स्क्वायर ये है, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। तो अब अगर एरिया मालूम करना है हमें तो बहुत आसान सा इसका तरीका है। बच्चों ने मुझे जवाब भी दिया था, कुछ मेरे दोस्तों ने भी जवाब दिया था, जवाब बिल्कुल सही दिया था, लेकिन बात समझाने वाली थी तो मैंने कहा चले समझा दूं। अब अगर ये हम मालूम करना चाहते हैं इन दोनों की, ये अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो ज़ाहिर है ये भी ए हो गया और ये भी बी हो गया, ये भी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी हो गया, ये भी बी हो गया, क्योंकि स्क्वायर हर साइड सेम होता है। तो अगर मुझे इस स्क्वायर का मालूम करना है एरिया, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो इसका एरिया निकला। अच्छा, ये बी है और ये बी है, तो अगर मुझे इस स्क्वायर का एरिया मालूम करना है तो बी मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ए स्क्वायर, तो ये वाला एरिया निकल आएगा और इसका एरिया निकलेगा, यानी इसमें प्लस कर देंगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर। अब बाकी बचे 2 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सब बच्चों को पता है कि जी चौड़ाई लंबाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल को निकल आएगा। अच्छा, अब 2 रेक्टेंगल हैं, यानी ए बी तो है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ए और बी, तो ए बी हो गया, और 2 रेक्टेंगल है तो 2ab हो गया, यानी एक और चीज़ क्या आ जाएगी इसके अंदर, 2ab। तो आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिससे आप एक स्क्वायर का शेप जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के 2 वेरिएबल्स हो, किसी भी 2 प्रोपोर्शन में। अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी, फ़र्ज़ करें आपका प्रोपोर्शन जो है वो यूँ भी हो सकता है, देखा होगा आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनी हुई होती हैं। तो ये इस चीज़ का जब भी हमें एरिया निकालना होगा, ताकि हम कलर सही से दे सकें, ताकि हम डिज़ाइन सही से बना सकें, चाहे कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा हो, चाहे कहीं पर भी यूज़ हो रहा हो, तो हम इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो आखिरी वीडियो ख़त्म करनी थी लेकिन मुझे याद आ गया, मैं आपको पढ़ा दूँ। जैसे इसमें भी एक चीज़ में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय ए बी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होगा, ए प्लस ए क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझाने का भी आसान तरीका है। आप समझ लें कि ए जो है वो डॉग है और बी जो है वो कैट है। अच्छा, डॉग और कैट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, कोई नई चीज़ तो नहीं बनेगी ना, आंसर आएगा डॉग कैट। इसीलिए ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर आएगा ए बी। और जब ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पे ऊपर पावर चली जाएगी ए स्क्वायर। जब भी किसी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसियों को, तो वो स्क्वायर पावर में आ जाएगा। ये हम बचपन से स्क्वायर रूट में भी पढ़ते हैं और उसमें भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर 2 एक जैसे आपस में जमा करेंगे तो वो 2a होगा। इसको समझना बिल्कुल आसान इसी तरीके से है, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4
प्लस 4, 4 प्लस 4 तो 8 होता है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हम 4 की पावर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन और थी। मैं उम्मीद है कि जितनी चीज़ें और नई नई आती रहेंगी जहन में, उन पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। अब इक्वेशंस पे भी मैंने क्वेश्चन किया था, इक्वेशंस बताऊंगा, उनका यूजेज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून रहिएगा। और प्लस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सारी इक्वेशंस केमिस्ट्री की भी उठाऊंगा, फिजिक्स की भी उठाऊंगा। मेरी सपोर्ट कीजिए, मुझे जो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से वो यकीन करें व्यू नहीं आ रहा। इनको शेयर करें इन वीडियोस को। आपके आसपास कितनी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं लोकल में, प्लीज़ हेल्प कीजिए। सबके लिए ये चैनल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। और जितना ज़्यादा इसमें लोग इन्वाइट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच गाइस। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। टेक केयर।